तो केमिस्ट्री का आप सारे लोगों ने पेपर डिस्कशन देखा, सुना, समझा, और अब बारी है कि फिजिक्स की। तो फिजिक्स का थोड़ा सा मैं अगर आपको एनालिसिस बताऊं, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आसान के कैटेगरी में हम रख सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही थे। और मोस्टली जिस तरह की डिफ़िकल्टी लेवल की उम्मीद हम लोगों को नीट से होती है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर उठ करके इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल था। कई ऐसे जगहों से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या आप बोल सकते हैं एनसीईआरटी के बाहर का है, राइट। और साथ ही साथ कुछ कैलकुलेटिव भी थे जहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, उस कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाया गया था। तो ओवरऑल अगर फिजिक्स के पेपर की मैं बात करूं तो ठीक ठाक डिफिकल्टी लेवल था, मतलब अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स के पेपर का इस बार नीट आज के एग्जाम में देखने को मिला था, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो एक लाइन से सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, राइट। और आप सारे लोग बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए, क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, कौन कौन से क्वेश्चन इजी के कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, कौन से मीडियम, कौन से डिफिकल्ट, वो सब भी हम मार्क करते हुए चलेंगे, ताकि एक एनालिसिस भी हम लोगों को साथ साथ पता चले कि भाई किस तरह का डिफिकल्टी लेवल इस पेपर का हमारा था, राइट। तो ये जो हमारा पहला सवाल है, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, ये फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, राइट। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक तरह से सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है हमारा, राइट, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और एनर्जी दोनों की दे रखी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया किसी भी पार्टिकल का एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, तो आप मोमेंटम को लिख सकते हैं √2km, राइट। मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं √2km, के यहां पे हमारी एनर्जी है। अगर हम बात करें फोटोन की, तो एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है भाई साहब। तो आप एनर्जी को आप लिख सकते हैं मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, राइट। एनर्जी आपका hc/लैम्डा होता है, h/लैम्डा को आप मोमेंटम बोलते हैं फोटोन के केस में, तो E = pc का यूज आप फोटोन के केस में कर सकते हैं। तो मोमेंटम आपकी हो जाएगी एनर्जी, या चूंकि एनर्जी को मैंने k से डिनोट किया है तो k/c आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पे बस हम लोग जल्दी से वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं। तो √k से √k कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2m/k × c। अब यहां पे बस हमको वैल्यू पुट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दे रखा है हमको 9 × 10⁻31, तो 9 × 10⁻31, एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई यूनिट नहीं है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19। स्पीड ऑफ लाइट यहां पे आप लिख लीजिए 3 × 10⁸। ये सारी वैल्यूज हमको दे रखी। अब यहां पर से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा, तो 2 से ये कटेगा, राइट। 1.6 10 टाइम्स तो 16, तो √9/16 ये 3/4 आपका आ जाएगा। 10⁻−19 और -31 यानी कि 10⁻−12 ऊपर में रहेगा, तो जब ये रूट से निकलेगा तो -6 आएगा, इंटू 3 × 10⁸। तो 8 - 6 100 हो गया, तो 9/4 900/4 यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 225। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैं इजी के कैटेगरी में इसको रखूंगा। मैं ऊपर मार्क भी करता चलता हूं कौन सा इजी, कितना मीडियम, कितना हार्ड, किस लेवल का क्वेश्चन था, उस हिसाब से हम लोग इसको लास्ट में इसका एक एनालिसिस भी कर लेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। क्या बोला जा रहा है इसमें कि वाटर फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे वैरी हो रहा है, अलग अलग जगह पे ये हमको दिख रहा है। प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन पी एंड क्यू दे रखा है, तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट पी, एक पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट क्यू। इनके बीच प्रेशर डिफरेंस वाटर का दे रखा है 15, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी और क्यू पे हमको दे रखा है, तो रेट ऑफ फ्लो हमको चाहिए, राइट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये इसको मैं इजी के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसा हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट पी प्लस ρgh वाला जो टर्म है वो तो दोनों जगह बराबर ही होगा, राइट, क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने दोनों को रख लिया है, राइट, प्लस ½ ρ इंटू
velocity at p square, that is pressure at q plus half rho into velocity of q square, right? अब देखिए प्रेशर डिफरेंस है, तो दिस माइनस दिस 15 दे रखा है या दिस माइनस दिस 15 दे रखा है, ये हमको नहीं पता है, तो अब ये हमको खुद से निकालना पड़ेगा। भाई देखो Q पे क्या है, Q पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो बर्नौलीज इक्वेशन से प्रेशर कम होगा, मतलब प्रेशर P पे ज्यादा होगा। तो प्रेशर एट P माइनस प्रेशर एट Q, ये हो गया हाफ रो इंटू वेलोसिटी एट Q स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट P स्क्वायर। तो ये हमको दे रखा है बेटा 15, राइट? ओके, डेंसिटी हमको दे रखी है 1000, तो आप 1000/2 बोल सकते हैं, इंटू वेलोसिटी ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ पी स्क्वायर। क्यू और पी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन दे रखा है। अब चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन दे रखा है, तो क्या हम लोग यहां से वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या भाई? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन हमारे सामने है, तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, राइट? ओके, तो पी पे बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 है, तो 40 इंटू वेलोसिटी एट पी, ये बराबर होगा 20 इंटू वेलोसिटी एट क्यू के। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ क्यू है भाई 2 टाइम्स वेलोसिटी एट पी, ठीक? अब ये यहां पे हम रख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्यू 2 टाइम्स वेलोसिटी एट पी है, राइट? तो ये 4vp स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर, ये 3vp स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, 3 5 टाइम्स ये कट जाएगा, 5 to 10, तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा, तो वीपी स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो यानी कि ये वीपी की जो वैल्यू है ये 10 आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पे ये सब हमने एसआई यूनिट में किया है, तो ये मीटर पर सेकंड में आया, ठीक? हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई साहब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं भाई हम लोग? रेट ऑफ फ्लो किस तरह से हम लोग निकालते हैं? तो रेट ऑफ फ्लो जो होता है, आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, यही हमारा रेट ऑफ फ्लो होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट जिसको बोल देते हैं, है ना? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पी पे, चूंकि मेरा वेलोसिटी निकल गया है, तो पी पे जो है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ये है 40, राइट? ओके, तो 40, चूंकि हमको सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको 40 ही रख देंगे, और वेलोसिटी जो है हमारा 10 मीटर पर सेकंड, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आ गया अरे ये तो 4000 आ रहा है भाई साहब, ये कहां पे मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में? वीपी, ओके, वीपी स्क्वायर, यहां पे आपको वीपी स्क्वायर 1/100 है, तो यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट पी 1/10 है, तो इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 एक आ जाएगा, और ये आपका 400 आ जाएगा, राइट? तो ये हमारी करेक्ट आंसर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। ये सवाल देखिए, thin horizontal disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. Its angular momentum is LA and LB computed about points A and B respectively with OB is equal to 2 times OA. तो हमसे क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजेंटल डिस्क है हमारे पास, ठीक है, और 2 पॉइंट दे रखा है, एक ये हमारा पॉइंट A है सर, और ये हमारा पॉइंट B है, राइट? ओके, OB का जो डिस्टेंस है OA के डिस्टेंस से दुगना है, ठीक? ओके, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, राइट? ओके, तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ए से अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंप्यूट करेंगे, राइट, तो और पॉइंट बी से जब एंगुलर मोमेंटम कंप्यूट करेंगे तो उनके बीच का रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। तो भाई देखो, चूंकि ये दोनों ही पॉइंट उसके एक्सिस पे है, राइट, और ये डिस्क सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा, ओमेगा और आई दोनों यहां पे सेम है, राइट? तो भैया हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम ही रहेगा। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ओ से पास करने वाली लाइन के अबाउट निकालिए, वो भी सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द डिस्क। पॉइंट बी से पास करने वाली लाइन के अबाउट निकालिए, वो भी सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू द डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, राइट? तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा सेम रहेगा। एक तो इस लॉजिक से भी बोल सकते हैं, एक दूसरा लॉजिक ये होता है कि भाई आर क्रॉस एम वी से भी हम लोग देख सकते हैं, राइट? ओके, तो चलो मान लेते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की ये अगर ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की लीनियर स्पीड होगी ये आर ओमेगा, ठीक है भाई साहब? ओके, अब आर क्रॉस एम वी जब हम लोग करेंगे, या फिर एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई,
mv इंटू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट का आप बात कीजिएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल के लिए ये पॉइंट ले लिया, तो mv इधर है हमारा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब करना है तो इसी लाइन को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, तो पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और पॉइंट बी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो ये इस पॉइंट के लिए किया, हर पॉइंट के लिए यही चीज होगी, राइट। तो इस पूरे डिस्क के लिए भी यही चीज होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम किसी के भी रेस्पेक्ट में करें तो वो सेम आएगा। इसको मैं मॉडरेट के कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सोचने में और एग्जाम के प्रेशर के दौरान ये सोचने में दिक्कत आई होगी, तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। अब ये देखिए, बोल रहा है कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। एक सोलेनॉइड हमको दे रखा है, उसका लेंथ दे रखा है एल, उसकी रेडियस दे रखी है आर, और क्या बोला जा रहा है हमसे, n is the number of turns per unit length and mu naught is the permeability of free space inductance of the solvent। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, बट उसमें से एक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था ये। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, सब लोग रटते हैं इसको, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। अब बस इसमें से देख लेना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये वाला हमारा पार्ट सही है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। ओके, टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी। ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर है, उसका टेम्परेचर हमने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, और अगर लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमको दे रखा है अल्फा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बोल रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है भाई साहब, इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा डेल्टा थीटा, और डेल्टा टी आप बोल सकते हैं, राइट। ओके, अब यहां पे गामा ना दे करके अल्फा दे रखा है, तो अल्फा और गामा के बीच में क्या रिलेशन होती है ये हम सारे लोगों को पता होता है कि भैया गामा 3 टाइम्स अल्फा के बराबर होता है। तो ये भी हम इजी के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है भैया, रेडियस आर है, स्फीयर है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, गामा हमारा 3 अल्फा हो गया, और डेल्टा टी है, राइट। तो इससे ये कट गया, तो आपका आ गया 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो सर्किट ए और बी दे रखा है, ईच हैविंग 2 रेसिस्टर्स। दो सर्किट है यहां पे, दोनों ही सर्किट में दो दो रेसिस्टर दिए हुए हैं। वन ऑफ देम हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा। ओके, एक रेसिस्टर में प्लस अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और दूसरे में निगेटिव है माइनस अल्फा। तो यहां पे भी देखिए, एक में प्लस अल्फा है और दूसरे में माइनस अल्फा है, ठीक। करंट थ्रू दीज सर्किट्स आर डिनोटेड बाय आई ए एंड आई बी, ठीक है। तो इनिशियली यहां से जो करंट जा रहा है उसको आई ए से डिनोट किया गया है, और यहां से जो करंट जा रहा है उसको आई बी से डिनोट किया गया है, राइट। ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनिशियल टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ द 2 रेसिस्टर्स इज आर नॉट। इनिशियली इसका रेसिस्टेंस आर नॉट, इसका भी आर नॉट, और सेम यहां अगर देखें तो इन दोनों का भी आर नॉट और आर नॉट, ठीक है। ओके, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है, जैसे ही रेसिस्टेंस हमारा बढ़ा सर, तो क्या ऑप्शन क्या है भाई साहब, ऑप्शन पहले देखा जाए। ओके, करंट बढ़ने के साथ साथ आई ए और आई बी कांस्टेंट रहेगा, या एक कांस्टेंट होगा दूसरा घटेगा या बढ़ेगा, इस तरह की बात हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। ओके ओके, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब इनिशियली इसका रेसिस्टेंस आर नॉट, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई इसका इनिशियली आर नॉट है, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट टू आर नॉट हो गया, ठीक है। तो इनिशियल करंट क्या है, V/2 आर नॉट, सिंपल, राइट। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब क्या इसका आर रेसिस्टेंस इसका आर नॉट ही रहेगा? नहीं सर, रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो और अल्फा निगेटिव है तो घटता है, ठीक। तो अब इस वाले केस में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, टेम्परेचर कुछ भी हो, आर इक्विवेलेंट तो R1 + R2 ही होगा अगर सीरीज में है तो, राइट। ओके, आइए देखते हैं जरा। पहले केस में, केस नंबर 1, इसमें आर इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, R1 + R2। अब बढ़े हुए टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा,
तो आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसका क्या हो जाएगा भैया, आर नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो ये वाला टर्म कट जाएगा और अभी भी रेसिस्टेंस 2 आर नॉट है। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद आर इक्विवेलेंट नहीं बदला है। आर इक्विवेलेंट नहीं बदला है तो करंट भी नहीं बदलेगी, पहले जितनी ही होगी। तो फर्स्ट केस में यानी कि IA जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब IA डिक्रीज नहीं कर सकता है, बढ़ नहीं सकता है, IA कांस्टेंट रहेगा। अब पहला और दूसरा ऑप्शन में यही चीज दे रखी है। आइए अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें किस तरह का सिचुएशन होगा। केस 2 की बात करते हैं। तो यहां पे क्या था, केस 2 में क्या है भाई साहब, केस 2 में ये वाला और ये वाला रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस हमारा किसमें है सर, पैरेलल में है, राइट। अच्छा, अगर दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, राइट। ओके, आइए किसी भी टेम्परेचर पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, बढ़े हुए टेम्परेचर पे, तो जो इनिशियल था R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो ये हो जाएगा R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और R2 हो जाएगा R नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। R1 प्लस R2 करोगे तो यही वाला चीज आ जाएगा, 2 R नॉट यहां पे कर दो सर, तो आर नॉट स्क्वायर से एक आर नॉट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आर नॉट बाई 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जरा सोचो कि भैया यहां पे इस केस में इनिशियली आर इक्विवेलेंट कितना था, आर नॉट बाई 2 था, आर नॉट पैरेलल में था, आर नॉट बाई 2 था। अब इस बढ़े हुए टेम्परेचर पे क्या हो गया, आर नॉट बाई 2 माइनस समथिंग, मतलब आर इक्विवेलेंट घट गया है। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया है सर, डिक्रीज कर गया है। और अगर आर इक्विवेलेंट डिक्रीज किया है तो करंट का क्या होगा भाई साहब, आर इक्विवेलेंट अगर डिक्रीज किया है तो करंट बढ़ जाएगी भैया, सिंपल सी बात है, करंट इन बी विल इंक्रीज। तो भैया IA कांस्टेंट है और IB इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें सोचना भी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको करना भी था, राइट। तो इसको तो मैं हार्ड की कैटेगरी में ही डालूंगा एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए। और चूंकि नीट के एग्जाम में जब आपके पास 45 क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उस केस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो इसको हार्ड की कैटेगरी में डाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस सच दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, ठीक है। इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली विद टाइम, पावर अगर डिक्रीज करने लगता है लाइट सोर्स का, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गया है फिर, तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो अगर पावर डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो करंट है सैचुरेशन करंट है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करेगा ये हमको समझना है। तो भाई वैसे तो ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर पावर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, राइट। ओके, इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। ओके, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, इसी को तो इंटेंसिटी बोलते हैं, राइट। तो अगर पावर डिक्रीज कर रहा है मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है। अच्छा, इंटेंसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो क्या किसी पर्टिकुलर फोटोन का जो हिट कर रहा है उसका वेवलेंथ बदलेगा या नंबर ऑफ फोटॉन्स घटता है। तो सर नंबर ऑफ फोटॉन्स घटता है, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हिट कर रहे हैं वो घट रहा है, ठीक। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज कर रहे हैं यहां पे, ओके सर। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स घटता है, राइट। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरा है हमारा सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, राइट। ओके, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेगा तो सैचुरेशन करंट भी हमारा घटेगा। तो सैचुरेशन करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट है, तो ये और ये तो गलत है हमारा, यहां पे और यहां पे करंट घट रहा है, ठीक है भाई। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसको मैं मॉडरेट के कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं दिया था, आपको पावर के थ्रू आपको समझना था कि भैया
नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजिंग होता है कई लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। Ideal Zener diode with breakdown voltage of -3 volt is reversed bias with a negative input voltage -5 volt. ओके, एक Zener डायोड है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, ओके। और यहां पे ये जो वोल्टेज दे रखा है ये 5 वोल्ट दे रखा है, ओके। Zener डायोड वैसे भी रिवर्स बायस में ही काम करता है, ठीक है, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। अच्छा, अब सोचो भैया 5 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट है। अच्छा, ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा यहां पे भी वही पोटेंशियल होगा, राइट। अगर इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोलता हूं तो ये भी हमारा पॉइंट ए है, राइट। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोलता हूं तो ये भी हमारा पॉइंट बी है, राइट, ओके। मतलब यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। Zener डायोड को ब्रेकडाउन होने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो दे रखा है -3 वोल्ट, ठीक। अच्छा, एक बार Zener डायोड अगर ब्रेकडाउन रीजन में आ गया तो उसके बाद क्या उसका पोटेंशियल घट बढ़ सकता है? नहीं, उसके बाद उसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो यहां पे 3 वोल्ट ही चाहिए भाई साहब। इसका मतलब Zener डायोड ब्रेकडाउन रीजन में आ चुका है, मतलब कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो 3 वोल्ट ही है भाई साहब। तो अब ये जो टोटल 5 था और यहां पे 3 है, तो मतलब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना बचेगा भाई साहब? तो 2 वोल्ट बचेगा, ठीक। ये इसको भी मैं इजी के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, in the measurement of viscosity of liquid using terminal velocity experiment, spherical balls of same radius but different densities are used. ठीक है, विस्कोसिटी मेजर करना है टर्मिनल वेलोसिटी के मेथड से या उसके एक्सपेरिमेंट से। तो सेम रेडियस का 2 बॉल है, डेंसिटी दोनों की अलग अलग है, तो टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल बॉल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका वेरिएशन क्या होगा, किस तरह से होगा? ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी डेंसिटी पे किस तरह से डिपेंड करता है साहब? तो टर्मिनल वेलोसिटी का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट, सारे लोगों को याद होगा, 2/9 ईटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड r² g। ओके, तो अब देखो यहां पे क्या क्या कांस्टेंट है, सेम लिक्विड में है। अगर सेम लिक्विड में है मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम है, 2/9 g तो सेम है, ठीक है। सेम रेडियस r भी सेम है, ओके। हमको क्या चाहिए? टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड का ग्राफ हमसे पूछ रहा है। तो इसी को मैं कुछ इस तरह से लिख लूं, इसको अगर मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ये हो जाएगा सॉलिड बाय लिक्विड -1 इंटू r² g इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, लिक्विड वही है, लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक, ओके। दोनों बॉल की डेंसिटी अलग अलग है, ओके। तो भाई अब अगर मैं इसको देखूं तो VT वर्सेस ये VT है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस पे है और ये हमारा x एक्सिस पे है, राइट। तो y इज इक्वल टू mx माइनस सी, ये सारा का सारा टर्म तो कांस्टेंट है, राइट। तो सम कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस सम कांस्टेंट, तो ये जो ग्राफ होगा हमारा y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ हमको चाहिए, राइट। अच्छा, मतलब पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट, ओके। अब देखिए पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट, ये तो गलत हो गया, इसका इंटरसेप्ट 0 है, ये भी गलत हो गया। अब या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट है, क्योंकि ये भी अगर जब हम इसको आगे लेकर के जाएंगे तो कहीं इधर कटेगा, राइट। डिफरेंस क्या है दोनों में? जहां पे ये रेशियो 1 हो रहा है वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो, राइट। अच्छा, तो अगर ये 1 करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये वाला पार्ट हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही है। इसको मैं मॉडरेट में रख सकता हूं नीट के हिसाब से। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ग्राफिकल समझना था, ग्राफ को समझना था, तो मॉडरेट में इसको डाला जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। Two planets P1 and P2 with equal mass have radius R1 and R2 respectively, where R2 is equal to R1/2. Escape speed दे रखा है V1 and V2 respectively. तो escape speed का रेशियो पूछ रहा है, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो escape velocity क्या होता है भाई साहब? √g टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट से अगर हम बात करें, ठीक है, ओके। तो escape speed दे रखा है V1/V2,
और प्लैनेट इक्वल मास दे रखा है, मास सेम है, जी सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया। तो पहले वाले का रेडियस r1 है तो इसको मैं r2/r1 बोल सकता हूं, और r2 दे रखा है r1/2, तो ये हो जाएगा √1/2। तो v1/v2 है √1/2, तो v2/v1 क्या हो जाएगा सर? √2 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके फाइन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आसान सा सवाल था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसके में ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं। एसी वोल्टेज दे रखा है 220 साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, देन द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट। अच्छा, एलसीआर में एल, सी और आर सब कुछ दे रखा है और करंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, राइट। तो अगर हमको करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट पूछ रहा है तो ई नॉट बाई जेड हो जाएगा। अब जेड की वैल्यू हमको निकाल लेनी है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू निकालो, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा एल कितना हो जाएगा? आओ चलो फिलहाल लिख देते हैं पहले, -1/ωc होल स्क्वायर। तो ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था बट कैलकुलेशन था, ठीक है। तो ओमेगा ये हमारा है ओमेगा इंटू एल, तो 10 × 10⁻³ से +3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा ओमेगा एल बेटा, ओके। √r² दैट इज 100² मतलब 10⁴ प्लस 20 माइनस 1/ωc की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 1/ωc। ओमेगा ये हमारा हो गया और c हो गया 25 × 10⁻⁻6, तो 10⁻+6 इधर आ जाएगा, ओके। तो 3 टाइम्स ये कट जाएगा, तो 1000/50, ओके। तो ये आ जाएगा 20, तो 20 - 20, ओके। तो ये तो 0 हो गया, तो बेसिकली ये आ गया 10⁻²। तो ई नॉट है हमारा 220, तो 220 डिवाइडेड बाई 10⁻², तो ये हमारा आ गया 2.2 एम्पियर। तो करंट एम्पलीट्यूड 2.2 एम्पियर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, तो इसको इजी की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ठीक। आइए आगे चलते हैं। ओके, यहां पे देखिए, इस सवाल में देख करके थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है। दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स बोल रहा है आर कनेक्टेड इन 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस P and Q where a time varying current IT is flowing as shown, okay। तो भाई टाइम वैरिंग करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, राइट, ओके। और क्या हमसे पूछा जा रहा है कि induced EMF between points A and B for configuration P is EP and that for configuration Q is EQ, ओके। A और B दो पॉइंट है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको ईपी बोल रहा है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में ए और बी इसके अक्रॉस जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको ईक्यू बोल रहा है, राइट। तो हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ ईपी बाई ईक्यू, ठीक है। अगर आई करंट आ रहा है तो इसके अक्रॉस क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है -L/di/dt, ओके। तो यहां पे इसके क्रॉस जो इंडक्टेंस है जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस L है, तो -L/di/dt हो गया। अच्छा, अब हम यहां पे ये कर सकते हैं कि चूंकि इन दोनों के क्रॉस, इस दो पॉइंट के क्रॉस पूछ रहा है, तो इन दोनों को एक सिंगल इंडक्टर मान लो। कैसे? तो ये दोनों पैरेलल में है, तो L इक्विवेलेंट का यूज कर लो भाई साहब, ठीक। तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे एक सिंगल इंडक्टर है और इसका L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? चूंकि पैरेलल में है L और L, तो L/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे EMF क्या हो जाएगा? -L इक्विवेलेंट di/dt। तो EQ जो है हमारा, ये EP था, EQ जो है हमारा वो -L इक्विवेलेंट L/2 इंटू di/dt। तो हमसे क्या पूछ रहा है सर? हमसे पूछ रहा है EP/EQ का रेशियो, EP/EQ का रेशियो। तो EP/EQ का रेशियो L/L/2 यानी कि 2 हो जाएगा आपका, राइट, ओके। इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि ये डायग्राम वगैरह देख करके लोग थोड़ा सा डर जाएंगे कि भाई ये क्या क्या है सीरीज और पैरेलल में, और किस तरह से इसको जोड़ करके ईएमएफ वगैरह पूछे। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट फिर भी इसको एग्जाम के प्रेशर में, एग्जाम के दौरान इसको मीडियम माना जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बोल रहा है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स P, Q and S, each of capacitance C are connected to a battery of voltage V. If the energy is stored in the capacitor P and the total energy stored in the system are Vp and Vq,
देन द रेशियो वीपी बाई वी क्यू, सॉरी वीपी और वीटी है, ठीक है। ओके, जितना एनर्जी इस कैपेसिटर पी में स्टोर्ड है, ठीक, जितना एनर्जी इस कैपेसिटर पी में स्टोर्ड है और जो टोटल एनर्जी इस सिस्टम का है उसका रेशियो हमको पूछा जा रहा है, ठीक। तो बड़े बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। सारे के सारे कैपेसिटेंस हमारे सी हैं, तो सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक। तो सी इक्विवेलेंट, सी और सी हमारा सीरीज में, तो सी बाई टू इस सी के साथ पैरेलल में है, तो भाई साहब सी बाई टू प्लस सी यानी कि 3c बाई टू, तो सी इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3c बाई टू, और ये पूरा का पूरा v से कनेक्टेड है, तो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, राइट। तो ut जो है वो हाफ सी वी स्क्वायर, सी है 3c बाई टू इंटू वी स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया 3cv स्क्वायर बाई 4, ये हमारी एनर्जी आ गई पूरे की, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सिर्फ इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, राइट, ओके, तो इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भैया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो v है सर, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, और चूंकि ये दोनों c और c हैं तो पोटेंशियल इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, v बाई टू हो जाएगा। तो यहां पे जो एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी इंटू वी बाई टू होल स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर बाई 4, तो ये सी वी स्क्वायर बाई 8 आ गया, ठीक। अब इसका जब रेशियो करेंगे यूपी बाई यूटी का, तो ये क्या आ जाएगा, वी सीवी स्क्वायर कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1/8 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, राइट। ओके, तो 1/6 आ जाएगा हमारा, राइट। तो ये हमारा, ये भी आसान के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज ऑन द एक्स वाई प्लेन, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। लूप हमारा एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि एरिया वेक्टर किधर है, अगर लूप हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमको बोल रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा जेड डायरेक्शन में, ठीक, ओके। अच्छा, एरिया ऑफ द लूप वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, ए नॉट 1 प्लस साइन टी इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स, ओके, ठीक है। तो पावर इन द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, राइट, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, राइट, ओके, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसे एरिया चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा तो पावर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, राइट, ओके। तो पहले तो फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बी इंटू ए नॉट 1 प्लस साइन टी। मेरे ख्याल से यहां पे साइन ओमेगा टी था, ये मिस हो गया है थोड़ा सा, देख लीजिएगा आप लोग, ओमेगा टी था, या खैर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, अगर ये साइन टी भी है तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 1 है, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, तो बी ए नॉट इंटू, ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का कॉस इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओके। तो करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा, तो दिस डिवाइडेड बाई आर, बी ए नॉट ओमेगा बाई आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सब करंट इंड्यूस भी अब हमको समझ में आ गया कितना है। तो अब जब करंट इंड्यूस भी हमारा निकल चुका है तो पावर क्या हो जाता है, पावर होता है सर आई स्क्वायर इंटू आर, तो स्क्वायर करोगे बेटा इसको, तो बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक नीचे आर है और आर स्क्वायर, तो आर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमको पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। तो बेसिकली बाकी टर्म्स तो हमारा कांस्टेंट है, राइट, बाकी टर्म्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया ये जो ग्राफ है ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ होगा सिंपली, राइट, कॉस स्क्वायर का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो अब इसमें से खोज लो भाई साहब कि कॉस स्क्वायर का ग्राफ कौन सा होगा। तो कॉस ओमेगा टी का अगर टाइम पीरियड टी है तो कॉस स्क्वायर का जो टाइम पीरियड होगा वो उसका आधा होगा, राइट। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मीडियम के कैटेगरी में डाल सकता हूं क्योंकि थोड़ा सा ग्राफिकल ग्राफ वगैरह समझना था कि भैया कॉस स्क्वायर का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर एक सेकंड ये देखिए तो ओके चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन एडियाबैटिक ideal monoatomic gas decreases from 60 to 50. Work done by the gas in this process, right? तो वर्क डन बाय द गैस हमको पूछ रहा है किस तरह का एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो वर्क डन क्या होता है, एनआर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इजी की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, एनआर T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है, आर की वैल्यू बोल रहा है 8.3 ले लीजिए। T2 माइनस T1 क्या है, T2 60 है, T1 हमारा 50 है, तो T2 माइनस T1 10 हो गया। गामा यहाँ पे हमको क्या है भाई साहब, गामा दे रखा है 5/3, नहीं भी देता तो मोनो एटॉमिक गैस चुके हैं, तो 5/3 माइनस 1 यानी कि 2/3, राइट, 2/3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 5 15, 15 इंटू 8.3, 15 इंटू 8 120 और 45 124.5, राइट। तो ये हमारी करेक्ट आंसर आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग along a straight line whose position as a function of time is given by s is equal to alpha t square minus beta t plus gamma। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू दे रखी है। तो ये जो s है ये दे रखा है बेटा, अल्फा 1 है तो टी स्क्वायर माइनस बीटा 6 है तो 60 प्लस गामा 5 है हमारा। ठीक, ओके। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 6 सेकंड हमसे पूछा जा रहा है, टाइम 0 से टाइम 6 सेकंड में। ये क्वेश्चन को मैं हार्ड के कैटेगरी में रखूंगा। ये देखने में तो लग रहा है कि आसान सा है, राइट, बट इसमें थोड़ा सा मतलब डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आप जल्दीबाजी में भाग रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे। क्यों सर, अब देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमको, या पोजीशन बोल लो, पोजीशन अगर हम मान लीजिए कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो जो पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब। ठीक, ओके, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, सारा का सारा खेल जो है वो यहीं पे है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अगर यहीं एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो ये सवाल फिर आसान के कैटेगरी में चला जाता। ठीक, अब स्पीड चूंकि पूछ रहा है तो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। अब जब टोटल डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो भैया ये अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया क्या पार्टिकल वापस लौटा है कहीं से जाकर के कि नहीं। अब ये कैसे समझेंगे, अगर पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ऐसे बोल लीजिए टाइम अगर 0 हम ले लेते हैं तो टाइम 0 पे s की वैल्यू क्या होगी, +5। ठीक, यहां पे था। अब पार्टिकल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में या राइट की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, राइट, और अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाती है मतलब पार्टिकल वहां से टर्न बैक करेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि भैया वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी। तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो ds/dt, ओके, तो 2t माइनस 6 ये 0, मतलब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी हो गई 0, मतलब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड से पहले और टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, मतलब पार्टिकल कहीं गया और फिर वहां से वापस आया, राइट। अच्छा, अब आइए, अब सर मुझे ये बताइए कि टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो 3 यहां पे रखोगे तो 9 माइनस 18 तो -9 और +5 तो -4। मतलब अगर मैं यहां पे एक टाइम की का ये लेता चलूं, टाइम 0, टाइम 3, टाइम 6, तो 0 से 3 के बीच में चला कितना, +5 से -4 गया, मतलब निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, +5 से -4, यानी कि ये जो डिस्टेंस हुई यहां से यहां तक ये 9 मीटर चला। ठीक, अच्छा, अब टाइम इज इक्वल टू 6 पे कितना, कहां पे है ये पार्टिकल, ऐसे भी आप देख सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू 6 अगर हम रख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 इंटू 6 36, 0 हो गया तो +5, फिर से s की वैल्यू आ गई +5। मतलब 3 से 6 में टाइम इज इक्वल टू 3 पे -4 पे था, राइट, और 3 से 6 में फिर से आ गया है +5 पे, मतलब फिर से 9 मीटर चला है, राइट। तो यहां भी ये 9 मीटर चला है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो 18 मीटर हो गई और टोटल टाइम 6 है, तो 18/6 एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी फिर। ठीक, तो ये सारी चीज थोड़ा सा समझना था यहां पे कि भैया वेलोसिटी कब यहां पे 0 होगा, इस चीज को समझना था, और उसके पहले और उसके बाद पार्टिकल रिवर्स हो रहा है इसको समझना था। इसलिए मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में रखूंगा। ठीक, ओके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका ईएम वेव्स के चैप्टर से क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा ये वाला क्वेश्चन है, इजी के कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूं। फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर एप्लीकेशन। माइक्रोवेव का यूज कहां होता है भाई साहब? तो माइक्रोवेव वेव का यूज फॉर वार्मिंग द फूड आप बोल सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, एएम एफएम कम्युनिकेशन, ट्रीटिंग कैंसर सेल, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यूवी वाला वाटर फिल्टर तो हम सारे लोगों ने घर पे देखा होगा, राइट? तो यूवी रेज हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेडियो वेव का यूज होता है एएम एंड एफएम कम्युनिकेशन सिस्टम में, गामा रेज कैंसर सेल्स के लिए यूज होती है। अब इसको हम लोगों को मैच कर देना है, P का 2 Q का 1, P का 2 Q का 1, यानी कि ये वाला हमारा आंसर सही है। तो ये एक तरह से मुफ्त के मार्क्स थे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, आइडियल गैस है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का बना हुआ है, हर मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशनल मोड है, 3 रोटेशनल मोड है और F वाइब्रेशनल मोड है। CP/CV का रेशियो हमको दे रखा है 8/7। ठीक है, CP/CV का रेशियो 8/7 दे रखा है। तो CP/CV का रेशियो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो 1 + 2/F होता है। तो 2/F यहां से क्या आ जाएगा, 8/7 - 1 यानी कि 1/7। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कितनी आ गई, 14 आ गई, राइट। अब जब हमारी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे 14 आ चुकी है तो हमसे पूछ रहा है कि भैया F की वैल्यू बताओ, कितना वाइब्रेशनल मोड है। यहां पे एक चीज जो हम लोगों को समझनी है कि भैया जितना भी वाइब्रेशनल मोड होगा, हर वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे कितनी है, तो अब 3 ट्रांसलेशनल मोड है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 3 रोटेशनल मोड है तो 3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 3 3 6, राइट। ओके ओके, और जितना वाइब्रेशनल मोड होगा, हर वाइब्रेशनल मोड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो टोटल 6 + 2F हो गया, राइट। तो ये बराबर है 6 + 2F के। तो F की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, यानी कि 4 वाइब्रेशनल मोड होगा तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 8 6 14, ये हमारा हो जाएगा। इसको मैं मीडियम के कैटेगरी में रख सकता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर जाकर के ये पॉइंट जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं या नहीं पढ़ते हैं कि भैया हर वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इस वजह से ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि भाई देखो, पहले तो यार क्वेश्चन का लेंथ एंड ब्रेथ देख के ही बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ करके आगे बढ़ गए होंगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम तो लगता है, बट उसको सॉल्व करने जब हम जाते हैं तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहां पे देखिए बोल रहा है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू एन इन्फिनिटेसिमली थिन ट्यूब that is inside a charged dielectric sphere of radius r having uniform positive charge density rho as shown in the figure। तो एक हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी यहां पे रो दे रखी है हमको, राइट। और एक यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को किसी छोटे से ट्यूब से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हम लोग ले करके गए, ठीक, ओके। तो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस था सेंटर से वो 2r था, पॉइंट बी का जो डिस्टेंस था सेंटर से वो 3r था। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज ρr² / n ε0 है, तो n की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो वर्क डन क्या होता है भैया, चार्ज टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल बोल सकते हैं, राइट। तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा, इस स्फीयर की वजह से पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर पोटेंशियल एट ए kq/ डिस्टेंस विच इज 2r। पॉइंट बी पे पोटेंशियल क्या होगा, तो kq/3r। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज इन पोटेंशियल, तो kq/3r - kq/2r, तो 2/6 - 3/6, राइट। तो 1/6 बेसिकली, राइट। तो kq/6r हो गया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, चार्ज टाइम्स डेल्टा वी हम बोल सकते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, वर्क डन जो हमारा हो जाएगा वो आ जाएगा चार्ज टाइम्स डेल्टा वी। अच्छा, चार्ज कितना है भाई, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू 1 है, ओके। तो के हो गया 1/4πε0 क्यू, चार्ज टोटल चार्ज इसमें कितना है, तो अगर डेंसिटी दे रखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3πr3।
राइट। तो ये चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई 6r आप बोल लीजिए। तो 4 पाई से हमारा 4 पाई कट जाएगा, तो ये एक आर से एक आर कट जाएगा, तो रो आर स्क्वायर बाई 18 इप्सिलॉन नॉट ये आ गया। ठीक, ओके, रो आर स्क्वायर बाई 18 इप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब रो आर स्क्वायर बाई एन इप्सिलॉन नॉट पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एन की वैल्यू 18 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट के कैटेगरी में लिख सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन का लेंथ और ब्रेथ देख करके इसको छोड़ दिया होगा और आगे बढ़ गए होंगे, राइट। वैसे ये क्वेश्चन आसान ही था। आइए अगला देखते हैं। इसमें बोल रहा है करंट आई नॉट फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। रेसिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट एबीसी इज हाफ दैट ऑफ एडीसी। ओके, एबीसी कौन सा सेगमेंट है? ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक, इसका जो रेसिस्टेंस है, इसके रेसिस्टेंस को मैं R1 बोल देता हूं। और एडीसी, एडीसी कौन सा है सर? ये वाला जो है ये एडीसी है। ठीक, इसके रेसिस्टेंस को R2 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि R1 की जो वैल्यू है हाफ ऑफ R2 है, R2 बाई 2 है। ठीक है, अच्छा फाइन। तो अब करंट जो आएगा यहां से, वो करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले ये समझ लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है सेंटर पे, राइट, तो होगा क्या कि भाई साहब ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और ये करंट ऐसे जाएगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, कौन सा करंट किधर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, राइट। ओके, तो चलो अगर मैं मान लेता हूं कि भाई टोटल करंट आर था, राइट, सॉरी आर नहीं, आई नॉट बोल लेते हैं। तो यहां पे रेसिस्टेंस हमारा जो है R1 में जो रेसिस्टेंस है वो R2 बाई 2 है, या इसको यूं लिख लीजिए भैया कि R2 है 2 टाइम्स R1। ठीक है, R2 है हमारा 2 टाइम्स R1। अच्छा, ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला जो सेमी सर्कल है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, राइट। मतलब करंट जो 1 से होगा वो 2 टाइम्स करंट इन 2। इस करंट को अगर मैं I1 मान लूं, इस करंट को मैं I2 मान लूं, तो यहां पे जो करंट है, ठीक है, वो इस वाले करंट का दुगना होगा भाई साहब। ठीक, ओके फाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? पूरे सर्कुलर लूप की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, तो सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा, राइट। ओके, तो म्यू नॉट I1 बाई 4r, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी? म्यू नॉट I2 बाई 4r रेडियस। अच्छा, I1 है 2I2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू नॉट 2I2, तो I2 बाई 2r, और ये है म्यू नॉट I2 बाई 4r। ठीक, ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अब जब नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों में घटा दीजिए आप, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आपको आ जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस माइनस दिस आप बोल सकते हैं, ठीक। तो म्यू नॉट I2 बाई 2r 1/2 माइनस 1/4 यानी कि 1/4 म्यू नॉट I2 बाई 4r आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है ये आपको इस I नॉट के टर्म में है, I1 और I2 के टर्म में नहीं है ये ऑप्शन, ये I नॉट के टर्म में है। तो भाई साहब I2 को मैं I नॉट के टर्म में कितना लिख सकता हूं, ये जरा सा हमको समझना पड़ेगा। I2 को I नॉट के टर्म में कितना लिख सकते हैं? तो भाई चूंकि अब इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और निकाला जाए इसमें। ऐसे कर लो, सिंपल सा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। I नॉट को तुम I1 प्लस I2 बोल सकते हो भाई साहब, I1 प्लस I2, राइट। अच्छा, I1 यहां से आ चुका है 2I2, मतलब ये 3I2 है, तो I2 यहां से तुम्हारा आ गया I नॉट बाई 3, तो यहां पे आप I नॉट बाई 3 कर दीजिए, तो ये आप लिख लीजिएगा म्यू नॉट I बाई 12r, तो ये हमारी
आंसर हो जाएगी। इसको भी मैं मॉडरेट के कैटेगरी में लिखूंगा क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, फिर सब्ट्रैक्ट करना था, राइट। इस स्टेप्स में कहीं पे गलती होने की संभावना थी, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉब बी ऑफ मास m at rest is hanging vertically from the ceiling via massless string of length 10 मीटर as shown। तो एक बॉब है, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग जिसका की लेंथ 10 मीटर उससे हैंग कर रहा है। पॉइंट ए ऑफ मास m ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हिट्स द बॉब बी इलास्टिकली एंड बॉब बी राइजेस टू हाइट h मीटर आफ्टर द कॉलिजन। तो h की वैल्यू हमको निकालनी है। तो वैसे तो देखो यार, ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इस तरह के सवाल हम लोग सारे, आपने जहां भी आपने कोचिंग की होगी, पढ़ाई की होगी, वहां इस तरह के सवाल करवाए जाते हैं, बट टाइम थोड़ा सा इसमें लगेगा, राइट। तो अब ये मास m है, इसका भी मास m है, ये v वेलोसिटी से आपको आ रहा है, स्पीड दे रखा है, v वेलोसिटी का कितना है 10 है। तो पहले तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इसका 10m है और इलास्टिक कॉलिजन बोल रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके, अगर चूंकि इलास्टिक कॉलिजन बोल रहा है तो देखो, अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम करके किस वेलोसिटी के साथ ये आगे जाएगा, ये वैसे तो निकाल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। बट चूंकि इलास्टिक कॉलिजन बोल रहा है और दोनों की मास सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, तो इलास्टिक कॉलिजन में अगर मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर हम लोग ये निकाल लें तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा, राइट। ओके, फाइन, चलिए। तो भैया यानी कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चला, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चला। अब ये जो बॉब है ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर जा रहा है, राइट, तो ये कहीं यहां पे जाकर के रुकेगा, ठीक है, यहां पे जाकर के कहीं यहां पे रुकेगा। ओके, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं और हमको क्या, बॉब राइजेस टू हाइट h मीटर आफ्टर द कोलिजन, तो ये है h, तो यही h निकालना है। तो हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। तो ये हमारी इनिशियल पॉइंट है, ये हमारी फाइनल पॉइंट है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्व कर लेता हूं, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए। तो ये जो लेवल था इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 0 का लेवल, रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर 100 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो चुकी है मैक्सिमम हाइट पे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो ये m से m आप काट लीजिएगा, तो g की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से एक 10 से एक 10 कट जाएगा, तो ये 5, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे काम करना था। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन ए लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है 9 और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है E0 sin kz माइनस 2 पाई इंटू 10⁻60। ओके, इनकरेक्ट चॉइस यहां पे मुझे बोला जा रहा है, ठीक है। कौन सी इनकरेक्ट चॉइस होगी? तो पहला ऑप्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहां पर से मिलता है हम लोगों को? जब हम लोग बोलते हैं किसी भी वेव का इक्वेशन इज इक्वल टू E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, तो kx जो है वही डायरेक्शन है वेव प्रोपेगेशन की। अगर माइनस साइन है बीच में मतलब पॉजिटिव x है, और अगर प्लस साइन है तो निगेटिव x है। तो यहां पे kz है और माइनस साइन है बीच में, मतलब पॉजिटिव z के डायरेक्शन में है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, बट हमको चुनना कौन सा है? इनकरेक्ट वाला चुनना है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम। स्पीड हमको पूछ रहा है कि क्या 108 होगा। फिर लास्ट है हमारा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए, ये ओमेगा है हमारा, ओमेगा है 2 पाई इंटू 10⁻6, ये ओमेगा दे रखा है। अच्छा, स्पीड हमें निकालना है। ओके, ओमेगा है मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, 108 नहीं है यार, ये 10⁸ था, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लिया जाए,
108 में तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा 108 का, क्योंकि कहाँ 3 इंटू 10⁸ है। खैर, तो देखिए स्पीड जो होता है वो स्पीड इन ए मीडियम, तो ये जो होता है c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ER बोल सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ओके, अगर मैं पूरा बताऊं तो c की वैल्यू हो जाती है क्या, 1 बाई अंडर रूट म्यू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। खैर, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हमें फ्री स्पेस में अगर स्पीड हमें पता है 3 इंटू 10⁸, तो किसी मीडियम में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड जो है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9, तो यानी कि 3 मतलब 10⁸। ओके, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है सर, सही है, हमें इनकरेक्ट चुनना है। तो अगर हमें स्पीड मिल गई तो स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हमारा हो जाएगा स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड हमारा है 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है 2 पाई f, तो यही हमारा f है। तो f है 10⁶, 10⁶ मतलब लैम्डा है हमारी 100, यहां पे दे रखा है लैम्डा 300, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है, एक्चुअली ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही हमें चुनना है। तो दिस वन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब फिर डी को देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम लोग मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था, एक एक ऑप्शन आपको चुनना था, एक एक ऑप्शन पे आपको काम करके बताना था सही है कि गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स along a horizontal x-axis from x is equal to 0 to x is equal to L। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वैरी कर रहा है। कोई पार्टिकल है मास m का, x एक्सिस पे मूव कर रहा है 0 से L तक, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो वैरी कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये वैरी कर रहा है एज म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स। ठीक, जहां पे म्यू नॉट और अल्फा कांस्टेंट है। ओके, एक चीज और जो दे रखा है कि म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एट L की वैल्यू 0 है। यहां पे जो एक चीज दे रखा है वो ये दे रखा है कि जब x के बदले L रखेंगे तो म्यू जो है म्यू नॉट माइनस अल्फा L, x के बदले जब L रखेंगे यानी कि एट x इज इक्वल टू L म्यू की वैल्यू 0 है, राइट। तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई L। खैर, हमसे पूछ क्या रहा है, टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज माइनस म्यू नॉट mg L बाई n, और n की वैल्यू हमको निकालनी है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अगर म्यू के अगर ये है भाई साहब, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, राइट। तो माइनस म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज mg। ठीक, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि वेरिएबल है, वर्क डन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू mg इंटू dx विद द माइनस साइन, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। 0 से L तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो mg भी बाहर ले सकते हैं यहां पे। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से L तक कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा माइनस mg म्यू नॉट L माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा को मैं म्यू नॉट बाई L लिख लेता हूं यहां पर जो हमने किया था, इंटू L स्क्वायर बाई 2। तो म्यू नॉट L माइनस म्यू नॉट L बाई 2 यानी कि म्यू नॉट L बाई 2 आ जाएगा हमारा, राइट, माइनस mg म्यू नॉट L बाई 2, माइनस mg म्यू नॉट L बाई 2। तो n की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारी, n की, अरे यहाँ पे तो एक भी वैल्यू नहीं दिख रही है, mg एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, mg बाहर आ गया, म्यू नॉट L माइनस अल्फा एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, अल्फा है हमारे पास म्यू नॉट बाई L, ओके, L स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट L बाई 2 माइनस mg म्यू नॉट L बाई 2, माइनस mg म्यू नॉट L बाई 2। तो या तो n की वैल्यू यार यहाँ पे 2 होगी, कहीं पे या तो इधर एक मिस्टेक हुआ है
या फिर ये चीज माइनस म्यू नॉट एम जी एल इंटू एन होगा। कहीं कहीं पे एक है, बट ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पे मैं कुछ मार्क नहीं करूंगा, ठीक है, या तो टाइप करते हुए कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। खैर, तो इसको मैं थोड़ा सा हार्ड के ही कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखूंगा। क्यों रखूंगा इसको? क्योंकि देखिए ये वाला स्टेप बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेप है कि अल्फा को यहां पर से उठा करके ला करके यहां पे रखना और उसके बाद अपना सॉल्यूशन निकालना, ये वाला स्टेप में बहुत सारे लोग थोड़ा सा धोखा खा गए होंगे, राइट। इस वजह से इसको हार्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऑप्टिक्स से एक सवाल था। कंसिडर थ्री मीडियम पी क्यू एंड आर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1.25 एंड 1.5 respectively. The medium Q having thickness of 5 cm is placed between the extended media P and R as shown in the figure. तो ये जो मीडियम Q है, ये है मीडियम Q, ओके, ये है मीडियम P और ये है मीडियम R। ये तीन मीडियम हमारे पास हैं। तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1, 1.25 और 1.3। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, इधर 1.5 लिख रहा है, यहाँ पे 1.33 लिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से चलता हूँ, इसको भी 1.5 कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडियम क्यू। किसी ऑब्जेक्ट ओ को यहां पे हमने रख लिया है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मीडियम क्यू पे ऑब्जेक्ट को रख लिया है, ठीक है, ओके। इफ व्यूड फ्रॉम मीडियम पी नियर द नॉर्मल डायरेक्शन, ओके, यहां पर से अगर मैं देख रहा हूं नॉर्मल इंसिडेंस से, यहां पर से अगर मैं देख रहा हूं तो अपेरेंट डेप्थ है इसकी h1। फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम r द अपेरेंट डेप्थ इज h2। अच्छा, अगर मैं इधर से कहीं से देख रहा हूं, राइट, ओके, अगर मैं इधर से कहीं से देख रहा हूं तो इसकी जो अपेरेंट डेप्थ लग रही है वो h2 लग रही है, और h1 माइनस h2 की वैल्यू हमको चाहिए। तो देखो भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, refractive index of the second medium where the light rays are there after refraction divided by refractive index of the first medium where light rays are there before refraction। तो पहले केस में apparent depth कितना लग रहा है? h1 लग रहा है, ठीक, h1। रियल डेप्थ क्या है? ये बीचों बीच रखा हुआ है, तो टोटल 5 था, तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो h1 बाई 2.5 ये किसके बराबर? सेकंड मीडियम। तो लाइट रे जब यहां से आएगी तभी तो दिखेगी, यहां से ऊपर को जाएगी तभी तो दिखेगी। तो सेकंड मीडियम यानी कि P वाला मीडियम है, यानी कि 1 है, और पहला मीडियम जो है 1.25 है, ठीक। तो 1.25 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि h1 की वैल्यू यहां पे आ गई 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम इधर से देखेंगे तो अपेरेंट डेप्थ बोल रहा है h2 है, और रियल डेप्थ तो वही है भाई साहब, इस इंटरफेस के बाद जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है वो 2.5 है, 2.5। अगर इस आंख को दिखना है इस ऑब्जेक्ट को, तो लाइट रे यहां से इसकी तरफ आनी चाहिए, तो सेकंड मीडियम हमारा R वाला हो गया, यानी कि 1.5 हो गया, और फर्स्ट मीडियम ऑयल वाला हो गया, यानी कि 1.25 हो गया। तो 1.25 2 टाइम्स 2 इंटू 1.5, h2 की वैल्यू आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है? h1 माइनस h2 का मॉड। तो h1 माइनस h2 2 माइनस 3 का मॉड, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ये हमारी करेक्ट आंसर आ गई। तो इसको भी मैं मीडियम के कैटेगरी में रखूंगा, थोड़ा सा इस पर काम करना था, किस डायरेक्शन में, जहां पे जनरली लोग कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं कि भैया किधर से लाइट को किधर को गई, तो कौन सा मीडियम 1 होगा, कौन सा मीडियम 2 होगा, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है? कंसिडर ए फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस r एंड टोटल चार्ज q। हमसे बोल रहा है कि भाई साहब आप एक ले लीजिए, क्या ले लीजिए भाई? एक चार्ज स्फीयर ले लीजिए जिसपे कि यूनिफॉर्मली चार्ज है Q से, और एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज माइनस Q विद मास एम रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। तो यहां से 3r के डिस्टेंस से एक माइनस Q चार्ज को रिलीज किया गया है, ठीक, 3r के डिस्टेंस से एक माइनस Q चार्ज को रिलीज किया गया है। व्हेन द पॉइंट चार्ज रीचेज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो जब ये पॉइंट चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे पहुंचता है, जब ये पॉइंट चार्ज इस स्फीयर के
सरफेस पे यानी कि यहाँ पे पहुंचता है तो इसका स्पीड क्या होगा, राइट। अच्छा वी नहीं है, ये सारे की सारी चीजें अंडर रूट हैं, राइट, ये सारी की सारी चीजें अंडर रूट हैं। ओके चलिए, तो भाई कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्व करना है अपने को, राइट। इस पॉइंट और इस पॉइंट में एनर्जी कंजर्व करना है, तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। तो इनिशियली रिलीज किया गया है रेस्ट से, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, तो चार्ज है Q और पोटेंशियल क्या है KQ/R, राइट। तो K कैपिटल Q बाई डिस्टेंस है 3R विद द माइनस साइन, राइट, क्योंकि चार्ज माइनस Q है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा तो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, चार्ज है माइनस Q, तो फिर से माइनस Q और पोटेंशियल है KQ/R, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हाफ mv² हमारा बराबर होगा, ये उधर चला जाएगा KQQ/R, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, तो 2/3 K को मैं लिख लूँ QQ/R, K को 4πε0 लिख लेता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो v² आ जाएगा हमारा 4/3 QQ/4πε0 mr, ये हमारा v² आ गया। अब बस अपने को देख लेना कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। अंडर रूट में चले जाइए, तो अंडर रूट में अगर हम जाएंगे तो 2QQ/3 × 4, अच्छा ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस 4 से इस 4 को काट लीजिए, तो अंडर रूट QQ/3πε0 mr, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको, चूंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो मीडियम के कैटेगरी में यहां पे रख सकते हैं इसको हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ए कार ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर race track of radius 50 meter which is banked at an angle theta. If the car travels at a speed 10 meter per second, then the wear and tear on its tire is minimum, taking acceleration due to gravity to be 10. थीटा की वैल्यू चाहिए, वियर एंड टीयर मिनिमम होगा। मतलब क्या है भाई साहब, मतलब यह है कि सेफ ट्रैवल हो, राइट, या फिर सेफ स्पीड हो, राइट। तो ये हम लोग डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है √RG tan थीटा जो हम लोग यूज करते हैं, ये सारे लोगों को पता होता है, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं v²/RG। तो v² जब हम बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, रेडियस है 50 और g की वैल्यू है 10, तो ये कट गया तो 1/5 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा tan इनवर्स 1/5। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग इजी के कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल था ये वाला। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। ओके, मैं एक बार जो भी ग्राफ है इसको समझा देता हूँ, मुझे दिख रहा है, शायद आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। एनीवे, तो बोल यहाँ पे ये रहा है कि भैया फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमको बोल रहा है कि भाई एक ये इस तरह का वायर है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, और 2 पॉइंट मासेस हैं, एक पॉइंट मास स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये है हमारा पॉइंट ए, ये थीटा इधर से मेजर हो रहा है, यहां से थीटा मेजर हो रहा है, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, वो है पॉइंट ए, विद आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक जो पार्टिकल है भाई साहब वो इधर मूव कर रहा है और एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, दोनों ओमेगा से। ओके, ठीक है सर, अच्छी बात। विद आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड एंड मीट अगेन एट पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये इधर से चला, पॉइंट बी पे पहुंचा, ये भी इधर से चला और एक ही साथ पहुंचेगा, क्योंकि दोनों की एंगुलर स्पीड बराबर है तो साथ ही साथ नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents the magnitude of total linear momentum of the system as a function of theta। तो यहां पे 4 ग्राफ दे रखे हैं। पहला वाला ग्राफ कुछ इस तरह से है, दूसरा वाला ग्राफ कुछ इस तरह से है, तीसरा वाला ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक, ओके, यहां पे -π/2 दे रखा है, और जो चौथा वाला ग्राफ है बेटा वो कुछ ऐसे है, यहां पे -π/2 है।
तो मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये बड़ा प्यारा सवाल था। प्यारा मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर आप मोमेंटम एमवी वगैरह करने बैठेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और जब ये वाला पार्टिकल इधर होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा, सेम हॉरिजेंटल लाइन पे ये वाला पार्टिकल भी होगा, राइट। अच्छा, तो भाई दो पॉइंट मैं ले लेता हूं, एक पॉइंट हमने वहां पे ले लिया है, एक पॉइंट मान लो मैं यहां ले लेता हूं। ये दोनों कहां पे मोमेंटम ज्यादा होगा, तो जब मैं इधर जोड़ूंगा तो ये मोमेंटम वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। ओके, अच्छा, अब मैं जब यहां पे बात करूंगा तो ये भी वेलोसिटी नीचे है, ये भी वेलोसिटी नीचे है, चूंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो अब मैं जब दोनों मोमेंटम को जोड़ूंगा तो भैया डायरेक्टली 2mv बोल दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे जो मोमेंटम हुआ वो इस पॉइंट से तो ज्यादा ही होगा, राइट। ओके, मतलब मोमेंटम पहले बढ़ रहा है यहां तक, और उसके बाद फिर मोमेंटम हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस इधर का वेलोसिटी इधर होगा और ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम पहले बढ़ेगा और उसके बाद मोमेंटम हमारा घटेगा। तो ये जो डी ऑप्शन है हमारा, मोमेंटम पहले यहां से बढ़ रहा है किसी मैक्सिमम वैल्यू तक और उसके बाद घट रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये थोड़ा सा मैं हार्ड की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि इसमें आपको बस दिमाग लगाना था, बस सोचना था, राइट। पेन अगर उठा लिए तो ये सवाल नहीं बन सकता है, फिर अगर पेन नहीं उठा है तभी ये सवाल बनेगा। अगला आइए, यहां पे 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड है, D1 D2 D3 आर कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी एज शोन इन द फिगर इफ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन आर गिवन। ठीक है, तो भाई 3 पीएन जंक्शन डायोड है और तीनों में डिप्लीशन रीजन के विड्थ को हमको कंपेयर करना है। अब जरा अगर मैं ध्यान से इसको देखता हूं, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ठीक, ओके, और ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, और पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये वाला जो जीना डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला जो जीना डायोड है ये रिवर्स्ड बायस्ड है। अच्छा, ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि जो ओरिजिनल डायग्राम था उसमें आपका ये वाला पार्ट, ये सर्किट ब्रोकन था, मतलब यहां पे कोई वायर नहीं था, राइट। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, हाँ, ये कुछ इस तरह से है, ये है आपकी डायग्राम। ठीक, अब जरा इसको समझिए कि अगर ये ब्रोकन सर्किट है तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब इधर से तो करंट ही पास नहीं कर रहा, मतलब ये ना ही ये फॉरवर्ड बायस्ड है ना ही ये रिवर्स्ड बायस है, मतलब यहां पे कोई बायस नहीं है, कोई भी बायसिंग नहीं है। तो जब रिवर्स्ड बायस होता है तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ हमेशा हमारी बढ़ जाती है, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल से कम हो जाती है। तो रिवर्स बायस में विड्थ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये कोई बायसिंग नहीं है, तो मतलब नॉर्मल डिप्लीशन रीजन जितना था उतना ही रहेगा। तो भाई अगर मैं इसको देखूं तो D1 का है W1, तो W1 सबसे कम होगा, फिर W2 होगा और उसके बाद W3 होगा। तो W1 से बड़ा होगा W2 और उससे बड़ा होगा W3, W3 सबसे बड़ा होगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमारी, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा मीडियम की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आया है आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये अच्छा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। जनरली सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहां पर से इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है इस बार। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए लेंस कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2 लेंस है L1 एंड L2, फोकल लेंथ दे रखा है +10 एंड -10 सेंटीमीटर, और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी। तो वैसे तो सवाल आसान है बट 2 बार आपको कैलकुलेट करना है। इस वाले लेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f लगाएंगे। u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -30 है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे साइन कन्वेंशन में गलती की होगी, राइट। फोकल लेंथ यहाँ पे इसका कितना है भाई साहब, तो +10, तो 1/10, तो 3/30 - 1/30 यानी कि 2/30, यानी कि v की वैल्यू हो गई +15। मतलब कि भाई पहली इमेज जो बनेगी, इसके वजह से जो पहली इमेज बनेगी ये इससे 15 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगी, कहीं यहां मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट इमेज। तो ये जो दूरी होगी कितनी होगी भाई साहब, ये 15 सेंटीमीटर है।
अब यही इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो भैया इसकी अगर मैं बात करूं तो सेम फॉर्मूला मैं लगाता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये 15 है, ये आपका 10 है, राइट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। ओके ठीक है भाई, फाइन। ओके तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो अगर मैं लगाऊं यहां पे फिर से 1/v माइनस 1/u, तो u है हमारे पास +5 और फोकल लेंथ हमारी है -10। तो 1/v हमारा हो जाएगा 1/5 माइनस 1/10, यानी कि 2/10 माइनस 1/10 यानी कि 1/10। मतलब इससे 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा इस तरह का। देखिए अच्छा 10 सेंटीमीटर वाला तो कुछ भी नहीं है सर। एक बार क्वेश्चन इसको चेक किया जाए कि ये क्वेश्चन में डायग्राम में इन्होंने सही वैल्यू डाली है। ये आपका है, हाँ यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये टाइप करते हुए गड़बड़ हो गया था। ये 3 सेंटीमीटर हमारे डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 3 है मतलब ये 15 में से 3 गया मतलब ये 12 है, राइट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फिर मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ट्वेल्व, तो ये आ जाएगा बेटा 1/12 माइनस 1/10, यानी कि 5/60 माइनस 6/60, यानी कि -1/60। -1/60 मतलब यहां पे जो v आई वो आई -60। निगेटिव का क्या मतलब है भाई, इस तरफ, राइट। मतलब इस लेंस से 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट हमारी इमेज बनेगी। तो भैया 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस ये हमारी इमेज बनेगी। इसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि दो बार कैलकुलेशन था, साइन कन्वेंशन के साथ करना था, राइट। ये सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। Solid sphere A of radius r and mass m is attached at a point to a smaller solid sphere B of radius small r and mass m। तो यहां पे बोल क्या रहा है कि भैया ये solid sphere है, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसकी मास कैपिटल M है, इसको हमने अटैच किया एक स्मॉलर सॉलिड स्फीयर के साथ जिसका कि रेडियस स्मॉल r है और मास स्मॉल m है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। एक से जो वर्टिकल एक्सिस जो पास कर रही है ए के सेंटर से वो आई ए है, और बी के सेंटर से जो पास कर रही है आई बी है। तो आई ए माइनस आई बी का वैल्यू चाहिए है। तो वैसे सिंपल सा क्वेश्चन, ये इजी के ही कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। आइए, तो जब मैं आई ए लिख रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट, राइट, तो इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले का 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर हो जाएगा। छोटे वाले का क्या होगा, तो छोटे वाले का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो अपने एक्सिस के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ये जो डिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अच्छा अगर मैं बी के क्रॉस अगर निकालूं, इसके क्रॉस अगर निकालूं, तो छोटे वाले का तो भैया बड़े आराम से आप लिख लीजिएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। बड़े वाले की अगर मैं बात करूं कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम इंटू आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर, ठीक। अब मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे ये कट जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा। आई ए माइनस आई बी जब हमको चाहिए तो ये आपको आ जाएगा m माइनस स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर, राइट। तो ये देख लो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसको हम इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए। Consider that an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with velocity √25.6 into 10 to the power 5 by pi। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दे रखा है, मतलब वेलोसिटी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में, और रेडियस हमसे पूछा जा रहा है, एक तरह से ये समझ लीजिए, राइट। x इंटू 10 टू द पावर -10, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। ओके तो भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से मिलता है उसको, तो आप बोलिएगा सर KQ1 Q2 हाइड्रोजन एटम है, राइट। तो KE स्क्वायर KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही MV स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, राइट। आर से आर कट गया, तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा
वो आ जाएगा के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लोगों को दे रखी है, ये दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अब यहाँ से के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 का स्क्वायर 2.56 होता है बेटा, -19 का स्क्वायर -38 हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कीजिएगा, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 लेना है, तो 9 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो 25.6 इंटू 10⁵ बाई पाई स्क्वायर, इतना आ रहा है, राइट। अब यहां पर से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना है। 2.56 10 टाइम्स ये कटेगा, ओके। अब देखा जाए तो नीचे में है 5 और 6 और -31 + 6 -25, ऊपर जाके +25 हो जाएगा, 25 + 9 34, तो -38 + 34 यानी कि -4, तो ये लगभग आ रहा है पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, ओके। पाई स्क्वायर ये 10⁻10 है उधर, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे 6 और -31, ओके, ठीक है। 6 इंटू -31 यानी कि -25 हो गया, और -25 ऊपर गया +25, 25 और 9 34 और -38 यानी कि -4 ही इधर से आया है कहीं पे, या तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है। पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, अब आप ये समझिए पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, तो बेसिकली ये 10⁻³ अभी आ रहा है मुझे, राइट। तो अगर क्वेश्चन में 10⁻10 है तो यानी कि यहाँ पे मे बी कुछ एरर हो सकता है, या फिर एक बार और फिर से चेक किया जाए तो के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, तो के आ गया आपका, ओके, ई स्क्वायर 16 स्क्वायर 2.56 इंटू 0.6 10⁻19 तो 38, मास आ गया इतना 9 टू 10⁻31, और वी स्क्वायर आ गया 25.6 इंटू 10⁻5, ओके, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कहीं कहीं पे एक 10 कुछ मिस हो रहा है अपना, ठीक है। तो हाँ कुछ टाइपिंग में इशू होगा, तो कुछ एक 10 मिस हो रहा है हमारा, राइट। कहीं पे कुछ 10 वगैरह, या तो यहाँ पे पावर का कुछ इशू होगा या वहाँ पे पावर का इशू होगा, तो इतना चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि ओके, खैर जो भी है तो थोड़ा सा अच्छा। यहाँ पे अगर हम इसको रूट के बाहर निकाल लें, ये शायद रूट के बाहर है, तो अगर हम इसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 10⁵ कहाँ पे हमने लिखा था, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 10⁻10, ओके। मतलब आपका ओके -5 और आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा आपको -9 यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻9 यानी कि 10⁻8 या 10⁻9 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी शायद 10⁻9 था, ठीक है। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना, ऐसा होता रहता है टाइपिंग में, इधर उधर जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये हो जाता है। तो कुल मिला के बस ये मुझे दिख रहा है कि भाई देखो 10 का पावर जो भी हो, यहाँ पे जो भी इशू हो 10 के पावर का, बाकी सारा टर्म कट गया है, राइट। मतलब कहीं पे भी 2 3 इस तरह का कुछ नहीं आ रहा, तो यानी कि 1 हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग पावर वगैरह चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट क्या था। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बोला मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। मीन फ्री पाथ दे रखा है किसी मॉलिक्यूल का आइडियल गैस ए में, आइडियल गैस बी से आधी है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल दे रखा है गैस ए का ट्वाइस है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इन बी। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है। मीन फ्री पाथ का डायरेक्ट फॉर्मूला 1/√2n पाई डी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो लैम्डा 1 है, डायमीटर है और नंबर डेंसिटी है, ओके। नंबर डेंसिटी का रेशियो चाहिए, तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी हो जाएगा हमारे पास क्या भाई साहब,
एन बी डायमीटर ऑफ बी होल स्क्वायर, एन ए डायमीटर ऑफ ए होल स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ ए है ट्वाइस डायमीटर ऑफ बी, तो डायमीटर ऑफ ए 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बी है, तो यानी कि ये कट के 4 यहां पे बचेगा, 4 टाइम्स एन ए बाई एन बी बचेगा, और मीन फ्री पाथ ऑफ ए है हाफ दैट ऑफ बी, तो ये जो है लैम्डा ए बाई लैम्डा बी, ए का मीन फ्री पाथ हाफ है, राइट, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा 4 टाइम्स एन ए बाई एन बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एन बी इज इक्वल टू 8 एन ए, या एन ए को आप लिख सकते हो 1/8 एन बी, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 इफ द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज। कोई सिलिंड्रिकल कॉर्क है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, अगर कॉर्क को थोड़ा सा डिप्रेस किया जाए तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है टाइम पीरियड टी के साथ। ठीक है, अगर उसी कॉर्क को किसी और डेंसिटी में रखा जाए, किसी और लिक्विड जिसकी डेंसिटी ρ2 है उसमें रखा जाए, तो अब जो टाइम पीरियड है वो 2t है। तो भैया यहां पे हम लोगों को पता है कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी होता है। ये फॉर्मूला भी, ये बहुत डायरेक्ट सवाल है एक तरह से, हर जगह इसको करवाया भी जाता है ना, और जो है डेंसिटी पे किस तरह से डिपेंड करता है, राइट, लिक्विड के डेंसिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बड़ा सिंपल सा है कि भैया पहले t था, अब 2t हो गया है, तो भैया ये हो जाएगा किसके बराबर, अंडर रूट ρ2 बाई ρ1, तो ρ2 बाई ρ1 है 1/4 देन। इसको भी मैं इजी के कैटेगरी में रखूंगा, प्रोवाइडेड अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो तो, राइट, अगर याद नहीं है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। एसएचएम में टाइम पीरियड किस तरह से निकालते हैं, फोर्स मेथड से वहां तक जाना पड़ेगा और उसके बाद ये बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं इजी और मॉडरेट दोनों बोल सकता हूं। अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए तो भैया फिर ये बहुत टफ है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो फिर बड़े आराम से हम लोग इसको बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए साउंड वेव में बोल रहा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंडेड पाइप इज n एंड दैट फॉर द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड्स क्लोज्ड इज m। तो n/m का रेशियो, तो भाई क्या बोल रहा है, ओपन एंडेड पाइप, ओपन एंडेड पाइप अगर है तो यहां पे अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करूंगा तो ये हमारा एंटी नोड हो जाएगा, ये हमारा नोड हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉ होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई ये हमारा कितना नंबर ऑफ नोड हो गया, तो नोड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नोड 2 है, ये कौन सा हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल इसको बोल सकते हैं। तो जब पांचवां हार्मोनिक होगा, देखो सेकंड हार्मोनिक में नंबर ऑफ नोड 2 है हमारे पास, तो पांचवें हार्मोनिक में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी लॉजिक से, राइट। अब आते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, एंड दैट फॉर द फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन ऑफ इट्स एंड क्लोज्ड। अगर एक एंड क्लोज्ड है तो उसका जो फोर्थ हार्मोनिक है, बेटा यहाँ पे फोर्थ नहीं था, यहाँ पे 9th होगा, क्योंकि फोर्थ हार्मोनिक तो अलाउड ही नहीं होता है, इवन हार्मोनिक आपका अलाउड ही नहीं होता है क्लोज्ड पाइप में, तो यहाँ पे 9th होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब अगर ये क्लोज्ड पाइप है तो फंडामेंटल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल हो गया। अगला वाला कैसे ड्रॉ होगा, तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, राइट, ओके। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर ये थर्ड हार्मोनिक है, इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितना है, 1 है, एक नोड है यहाँ पे, इसमें कितना है, 2 नोड है। अच्छा, तो उसी तरह से जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा उसमें 3 नोड, 7th हार्मोनिक में 4 नोड और 9th हार्मोनिक में 5 नोड। यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो 5 ही रहेगा, राइट। तो भैया इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसको मैं मॉडरेट के कैटेगरी में रखूंगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, यूरेनियम 238 से थोरियम बना और हीलियम बना, और यूरेनियम 238, थोरियम, हीलियम सबका एटॉमिक मास दे रखा है, क्यू वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मतलब शायद ही इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल पाए। क्यू वैल्यू डायरेक्ट क्या होता है भैया, जो भी मास डिफेक्ट होता है इनटू c², राइट। तो मास डिफेक्ट, रिएक्टेंट का मास कितना है, इतना है, प्रोडक्ट का मास दिस प्लस दिस, प्रोडक्ट में आपका थोरियम प्लस हीलियम है, राइट। तो प्रोडक्ट का मास हमारा दिस प्लस दिस। अब डेल्टा एम निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई,
238.050 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ जाएगा 238.046। इन दोनों का जो सम है वो आ गया 238.046 और ये है 238.050। अब अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 050 में से 046 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.004, तो ये हमारा आ गया क्या भाई साहब, मास डिफेक्ट आ गया है। अब मास डिफेक्ट अगर 0.004 है तो या तो उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या फिर हमको ये पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, जो कि यहां पे दे भी रखा है, राइट। तो उतना को कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा भाई साहब, राइट। तो 931.5 इंटू 10⁶ इंटू 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अब जो आंसर है हमारा वो हमें किलो वोल्ट में चाहिए था, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहां पे 931.5, इसको 30 यहां पर से ले जाओ ताकि ये किलो में बदल जाए, ठीक है। 10⁻³ रहेगा तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तो 10⁻³ इसके साथ आ गया 4 इंटू 931.5, तो 9 4 36 360 और 120 400, एक सेकंड, 931.5 इंटू 4 ये आ जाएगा 3600 और 120 यानी कि 3720 और 6 यानी कि 3726, 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। भले ही थियोरेटिकल था बट ये हार्ड के कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा, क्योंकि ये आपको लैब्स अगर आपने किया होगा तभी ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। इंडेक्स करेक्शन, इंडेक्स करेक्शन कहां पे यूज होता है, जहां पे भी इंडेक्सिंग या मार्किंग होती है। तो कहां पे इंडेक्सिंग होती है, तो ये जो ऑप्टिकल बेंच वाला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसमें जो आपका लेंस होल्डर होता है या फिर आपका स्क्रीन होल्डर होता है या फिर आपका ऑब्जेक्ट होल्डर होता है, वो इंडेक्स मार्क पे ही रखना पड़ता है, और अगर उससे थोड़ा सा भी अगर हिला हुआ है तो फाइनल रीडिंग में हम लोग इंडेक्स करेक्शन को जोड़ते हैं। तो वैसे तो अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, उस तरह का था। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा भारी सबको लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल था यार, यहां पे सिंपल सा है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। तो भैया ये तो पूरे, ये सवाल हमको लगता है 99.99% ऑफ द एस्पिरेंट ने जरूर बनाया होगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी हमारा r⁻³ मतलब ये देख करके थोड़ा सा बच्चों को इत्मीनान मिला होगा कि चलो इतना आसानी से बन गया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट है, तो हमें चाहिए सिग्मा बाई KB इंटू बी, इसका डायमेंशनल कांस्टेंट चाहिए। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है हमारे सामने, सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूज होता है। तो सर रेट ऑफ हीट रेडिएशन सिग्मा एप्सिलॉन ए T⁴ होता है। तो भैया यहाँ पे सिग्मा का क्या यूनिट होगा, रेट, पावर, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी mL2T-2 डिवाइडेड बाई टाइम, तो mL2T-3, ओके, डिवाइडेड बाई एरिया करोगे, एरिया यानी कि L स्क्वायर, और ये T टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मैं केल्विन से डिनोट करता हूं K⁴, तो ये आ गया MT-3 K-4, ये एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट की अगर मैं बात करूं आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहां पे आता है भाई, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की जब बात करते हैं तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंटेन्स हाफ KT एनर्जी हम लोग बोलते हैं, तो एनर्जी है हाफ KT, तो K का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी है mL2T-2, ओके, डिवाइडेड बाई not time, this is temperature, so basically Kelvin, so this is mL2T-2 Kelvin -1, राइट। तीसरा पार्ट जो हमारा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्स इंटू टी, ये हमारा जो कांस्टेंट होता है,
राइट। तो इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, जिसको कि केबी से डिनोट करने बोला जा रहा है। केबी से बोल रहा है या बी से बोल रहा है, बी से बोल रहा है, ठीक है। चलो इसको बी ही लिख लेते हैं। तो इसका आ जाएगा वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लेंथ इनटू टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से कर रहे हैं तो एल इंटू के। अब यहां पे सारी वैल्यूज रख लो भाई साहब, सिग्मा बी बाई के। अब जो भी आंसर आ रहा है इसको एक बार रख करके कैलकुलेट करके काट कूट करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए ये सवाल देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट photoelectric cells, namely 1, 2 and 3. Okay, the threshold wavelength of these photoelectric cells are lambda 1, lambda 2 और lambda 3 respectively, and the magnitude of stopping potential दे रखा है V1, V2, V3. Okay, relation between lambda and threshold wavelength are, अच्छा तो देखो जो लाइट आ रही है लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आ रही है, ठीक। 3 अलग अलग फोटोइलेक्ट्रिक सेल है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो दे रखा है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दे रखा है। तो लैम्डा 1 यहां पे बोल रहा है लेस देन लैम्डा है, लैम्डा 2 बोल रहा है ग्रेटर देन लैम्डा है, और लैम्डा 3 बोल रहा है मच मच ग्रेटर देन लैम्डा है। अच्छा सर, अच्छी बात है। अब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है तो जिस वेवलेंथ का लाइट आ रहा है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट, देन ओनली इमिशन पॉसिबल है सर, राइट। लैम्डा अगर लैम्डा नॉट से कम होगा तभी हमारा इमिशन पॉसिबल होगा। तो अच्छा, तो लैम्डा 1 हमारा क्या था, ये हमारा थ्रेशोल्ड है। तो यहां पे लैम्डा तो लैम्डा 1 से बड़ा हो गया, यानी कि यहां पे इमिशन ही नहीं होगा, नो इमिशन। इमिशन नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब यहां पे V1 की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी, राइट। ओके, V1 की वैल्यू 0 इन सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है। ओके, अब यहां पे आते हैं, लैम्डा 2 से बड़ा है लैम्डा, लैम्डा 2 हमारा थ्रेशोल्ड है, तो यानी कि जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम है, यानी कि यहां पे इमिशन होगा और इस केस में भी इमिशन होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है HC इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट हम लोग बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में यहां पे जो थ्रेशोल्ड है ये काफी बड़ा है लैम्डा से। अगर लैम्डा नॉट बहुत बड़ा होगा, ध्यान से देखिए, अगर लैम्डा नॉट बड़ा होगा तो 1 बाई लैम्डा नॉट छोटा होगा, 1 बाई लैम्डा नॉट अगर छोटा होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म बड़ा होगा, राइट। तो अगर लैम्डा नॉट बड़ा होगा, जितना ज्यादा लैम्डा नॉट बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा मतलब चूंकि निगेटिव में है तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ जाएगा, मतलब Vs हमारा बढ़ जाएगा। तो लैम्डा नॉट किसका बड़ा है, लैम्डा 3 बड़ा है, थर्ड वाले का थ्रेशोल्ड सबसे ज्यादा है, तो थर्ड वाले का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बड़ा होगा, मतलब V2 से बड़ा होगा किसका, V3 का, राइट। तो V2 से बड़ा V3 ये वाला। ये मैं हार्ड बोलूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि दिमाग लग रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये है, दिमाग लग रहा है, ठीक, सोचना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, a point charge q is placed inside a cavity within a solid isolated conducting sphere. Consider point a, b and c as shown in the figure. Where the magnitude of the electric field are EA, EB and EC respectively. 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है A, अच्छा A का डिनोट नहीं किया गया है, A किधर है, तो मैं मान के चलता हूं A अंदर है, पॉइंट B इधर है, पॉइंट C इधर है, ठीक। अब बोला पॉइंट B एंड C आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमको इसमें पूछा जा रहा है। तो देखो जैसे ही पॉइंट चार्ज Q, ये तो दिख रहा है कि यहां पे मिडिल पॉइंट में है, तो ये पॉइंट चार्ज Q मिड पॉइंट में है, तो यहां पे इंड्यूस चार्ज होगा -Q भाई साहब, -Q इंड्यूस होगा, और यहां पे अगर -Q इंड्यूस हुआ है तो बाहर कंडक्शन से +Q जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बाहर +Q, राइट। अच्छा, अगर पॉइंट A अंदर है तो ये +Q, और चूंकि ये बीच में है तो भैया -Q भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि इंडक्शन का इफेक्ट होता है। अगर -Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा पॉइंट ए पे, बट +Q की वजह से लगेगा। अब यहां पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये जो पॉइंट ए है एक्चुअल एग्जाम में आपके पेपर में बाहर दे रखा है
इस कैविटी के या अंदर दे रखा है। तो मैं दोनों ही केसेस में आंसर बता देता हूं कि अगर पॉइंट ए इनसाइड कैविटी है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। और अगर पॉइंट ए आउटसाइड कैविटी दे रखा है, मतलब कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए होगा वो जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती है। ठीक, अब बाहर बी और सी की बात कर लेते हैं। तो बी और सी ये जो दोनों है इक्वी डिस्टेंट बोल रहा है, सेम डिस्टेंस। अब चूंकि ये सेम डिस्टेंस है बेटा, तो भाई देखो यहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कंडक्टर के मटेरियल को पार करके बाहर तो नहीं जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से। तो बी और सी पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? सिर्फ और सिर्फ ये जो बाहर वाला चार्ज है उसकी वजह से लगेगा। ठीक, अब चूंकि ये बाहर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंडक्शन इफेक्ट की वजह से, तो और बी और सी इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, तो बी और सी पे एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी और सी पे एग्जैक्टली सेम होगा। इस क्वेश्चन को मैं हार्ड की कैटेगरी में रखूंगा। नीट के हिसाब से ये काफी टफ सवाल माना जाएगा, जेई के हिसाब से भी इसको ठीक ठाक टफ सवाल में ही माना जाएगा। करेक्ट। तो अब देख लीजिए कि भैया अगर मैं ये मानूं ईबी ईसी तो होगा ही होगा, ये दोनों तो गलत है। तो अब दो, या अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि पॉइंट ए कैविटी के अंदर है तो आपका थर्ड सही है, और अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर पॉइंट ए कैविटी के बाहर है तो आपका सेकंड वाला हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ये बेसिकली सिलेबस से बाहर का ही सवाल है, राइट। तो जब हम लोग गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये 1/sin थीटा बाई 2 to the power 4 होता है। कोचिंग्स में कभी कभी पढ़ाया जाता है, बट बिना उसके तो एक तरह से सिलेबस के बाहर का ही सवाल है ये। तो अब हमको बस यही बताना था कि भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और थीटा के बीच में कैसा रिलेशन होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, राइट, साइन थीटा बाई 2 to the power 4 बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होगा, राइट। तो थीटा बढ़ने पे कम होगा, यहाँ पे थीटा बढ़ने पे बढ़ रहा है, ये तो गलत है, ये भी गलत है भाई साहब। यहाँ पे भी कम हो रहा है और यहाँ पे भी कम हो रहा है थीटा बढ़ने पे। तो अब हमको समझना है इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो देखो जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बहुत कम होगी, राइट। और अगर साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी तो साइन थीटा टू द पावर 4 और भी कम होगा, राइट। मतलब अगर थोड़ा सा भी थीटा बढ़ता है तो एन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आएगा। मतलब इफ थीटा इंक्रीजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट एंड डिक्रीजेस शार्पली, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आएगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि यहां पे 30 डिग्री तक बढ़ गया, और जब यहां पे 30 डिग्री है तो भैया देखो कि बहुत कम का डिफरेंस आया है, राइट। और यहां पे जब 30 डिग्री आया तो डिफरेंस यहां से यहां तक आ गया है। तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ग्राफ होगा यहां पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल वैसे तो इसको हार्ड की ही कैटेगरी में रखेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं कि भाई ये आसान सा सवाल है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन, द टोटल हीट सप्लाइड बाय द गैस। तो भाई चूंकि पीवी डायग्राम दे रखा है तो वर्क डन निकाल लेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये 200 हो गया, ये 3 हो गया, 3 इंटू 200 यानी कि 600 जूल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को पता है कि भैया Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या रहेगा भाई हमारा? 0 रहेगा। ठीक, तो Q W के बराबर, W है 600 जूल, तो Q भी है, हीट भी है हमारा 600 जूल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। Two infinitely long parallel conducting wires A and B carry current I and 2I respectively in the same direction. दो वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। यहां पे I है, यहां पे 2I है। The wire A has uniform mass per unit lambda and lies on an insulated floor. अच्छा, तो यहां पे ऐसा कर लेते हैं, ये I, ये 2I मान लेते हैं, ये है वायर A। मास पर यूनिट लेंथ इसका लैम्डा दे रखा है, और ये वायर बोल रहा है कि किसी फ्लोर पे रखा हुआ है। ये वायर किस पे रखा हुआ है सर? किसी फ्लोर पे रखा हुआ है, राइट। ओके, ठीक है।
और क्या बोल रहा है, द वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट ए हाइट h अबव द फ्लोर। ये है वायर बी, इसको h हाइट पे हमने रखा है फ्लोर से, ठीक है, अच्छी बात। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट द वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। h का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये वाला वायर फ्लोर से उठे नहीं। तो उठने के लिए क्या चाहिए, कोई फोर्स होना चाहिए उठाने के लिए, राइट। अच्छा, तो इसका मान लेते हैं लेंथ l है, इसका लेंथ हम l मान लेते हैं। तो इस पे फोर्स एक तो mg लगेगा, mg कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू g। इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I बाई 2πd, राइट। उसकी वजह से जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भैया, अंदर की तरफ होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स I L क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा I L क्रॉस बी, बी क्या है, इसकी वजह से है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2πd विच इज h, राइट। तो ये 2 से 2 काट लीजिए आप। तो अगर इसको ऊपर उठाना है तो ये फोर्स mg से तो बड़ा होना ही चाहिए, तभी ऊपर उठेगा भाई साहब, ठीक। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं I L म्यू नॉट I इंटू आई स्क्वायर बोल लो बाई पाई h, ये बराबर होगा एटलीस्ट लैम्डा LG के। तो L L कट जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई लैम्डा पाई जी। अब ये देख लो कौन सा है, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई लैम्डा पाई जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको मीडियम की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए लास्ट सवाल देखा जाए, क्या बोला जा रहा है। कंसिडर ए स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, मास ऑफ द पार्टिकल है m kg और द स्प्रिंग कांस्टेंट है k, राइट। एट ए गिवन इंस्टेंट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। xv प्लेन में ग्राफ ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ x हमसे पूछा जा रहा है, राइट। अब देखिए समझिए, ये स्प्रिंग मास सिस्टम का सवाल है, राइट। हमसे क्या बोल रहा भैया, ग्राफ ऑफ v एज ए फंक्शन ऑफ x, ओके। एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो v वर्सेस x का ग्राफ अगर सर्कल है, ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा सवाल था कि बोल रहा है कि भैया v वर्सेस x का ग्राफ अगर सर्कल है तो भाई k और m के बीच में रिलेशन बताइए। ये एकदम ही यूनिक सा सवाल इस बार आया है। तो अब जरा सा समझिए कि ये रिलेशन होता है जनरली जब हम एसएचएम की बात करते हैं, राइट, ओके। तो अब v बाई ओमेगा यहां से आता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों को, तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले आऊं प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आई, ये किस चीज की इक्वेशन आई है भाई साहब, तो ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन है। वैसे भी ये तो हम लोगों को पता है कि v वर्सेस x का जो ग्राफ है वो एलिप्टिकल होता है, राइट, ओके। जैसे एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये एलिप्स का इक्वेशन है। अब यहां पे बोल रहा है कि ये ग्राफ है लेकिन सर्कुलर, तो अब ये सर्कुलर कैसे होगा, ये जो एलिप्टिकल ग्राफ है ये सर्कुलर ग्राफ में कब बदलेगा। ये तो तभी पॉसिबल है भाई साहब जब ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये 1 के बराबर हो जाए, तब ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर ये सर्कुलर है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 1 है, यानी कि अंडर रूट के बाई एम की वैल्यू 1 है। तो यानी कि के और एम दोनों बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो ये हमारा सवाल था, ठीक है। ये था पूरा का पूरा फिजिक्स का डिस्कशन। होपफुली यूड हैव लाइक्ड इट। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत हुई होगी बनाने में, उसका रीज़न या किस तरह से बनाना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी सी रात हो गई है बट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, एनर्जी यहाँ पे हाई है। और बॉटनी और जूलॉजी का डिस्कशन अब हम लोग आपके सामने करेंगे, राइट।